हर रोज जब सूरज की पहली किरण भारत की जमीन को छूती है तो वो जगह होती है तेजू। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है। जहां देश का दिन शुरू होता है वहां के लोगों की उम्मीदें, उनकी मुश्किलें, उनका भरोसा, ये सब कुछ बहुत गहरे मायने रखता है। आज की ये पड़ताल तेजू के बारे में है। ये कहानी सिर्फ एक खूबसूरत सीमा पर बसे इलाके की नहीं है, ये आंकड़ों के आईने में उस भरोसे को समझने की कोशिश है जो बना और फिर टूट गया। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां के लोगों को समझना पड़ता है। तेजू एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र है। इसका मतलब यहां के लोगों के लिए सुरक्षा कोई अखबार की खबर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां का सामाजिक ताना बाना बहुत ही अनूठा है। करीब 28% नेपाली गोरखा समुदाय के लोग हैं और लगभग 24% मिश्मी जनजाति के। और भी कई समुदाय हैं जो साथ मिलकर रहते हैं। साक्षरता दर देखिए, करीब 70%। ये बताता है कि यहाँ का वोटर जागरूक है, अपने हक को पहचानता है। और उनकी जरूरतें क्या हैं? बहुत ही बुनियादी, बहुत जमीनी। अच्छी सड़कें ताकि विकास उन तक पहुंचे, युवाओं के लिए रोजगार ताकि उन्हें घर न छोड़ना पड़े, और सीमा पर सुरक्षा ताकि वो चैन की नींद सो सकें। यही वो मुद्दे हैं जो तेजू की सियासत की दिशा तय करते हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। 2024 के चुनाव में जो नतीजा सामने आया वो सिर्फ एक चौंकाने वाली हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक ढांचे का ढह जाना था। एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी का जमीनी समर्थन ऐसा लगा जैसे भाप बनकर उड़ गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस नंबर को देखिए, 2.1%। ये 2024 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जमीन पर संवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये उस गहरी खामोशी का नंबर है जो एक राजनीतिक दल और उसके मतदाताओं के बीच आ गई थी। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। 2019 में पार्टी का वोट शेयर 6.7% था, जो खुद में एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। लेकिन अगले 5 सालों में 2024 तक आते आते ये गिरकर महज 2.1% पर आ गया। दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी एनपीपी ने मिलकर लगभग 86% वोट अपने नाम कर लिए। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये मतदाताओं की वफादारी में आया एक भूकंप था। ये दिखाता है कि विपक्ष की पूरी जगह एक तरफ सिमट गई। अब जरा इन आंकड़ों की और गहराई में उतरते हैं। कुल मतदाता लगभग 20,761, और सबसे गौर करने वाली बात, मतदान हुआ लगभग 80%। इसका सीधा मतलब है कि तेजू के लोग चुप नहीं बैठे थे, वो उदासीन नहीं थे, वो बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही मुखर संदेश दिया। सिर्फ 348 वोटों का मिलना यह बताता है कि संदेश था, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही और अब हम एक दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। तो इस पतन का जिम्मेदार कौन है? अक्सर हम हार का ठीकरा किसी एक व्यक्ति पर फोड़ देते हैं, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा व्यवस्थागत होती है। कारण कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम था। इसे हम संगठनात्मक क्षय कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एट्रोफी। यह उस विशाल पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी हों। बाहर से वो शायद मजबूत दिखे, पर एक हल्की सी आंधी भी उसे गिराने के लिए काफी होती है। इस संगठनात्मक क्षय के लक्षण क्या थे? पहला, स्थानीय पार्टी इकाई का बेहद कमजोर हो जाना। जमीनी नेटवर्क जो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, वो बिखर चुका था। चंदा देने का आधार ही खत्म हो गया था, जो दिखाता है कि स्थानीय समर्थकों का भरोसा भी उठ गया था। और सबसे बड़ी बात, लोगों में ये धारणा घर कर गई थी कि ये पार्टी अब सत्ता से बाहर है और उनकी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से अप्रभावी है। और जब वोटर को यकीन हो जाए कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपको अपना वोट क्यों देगा? यहीं पर हमें एक बुनियादी उसूल को याद करने की जरूरत है। हमारे गणतंत्र की नींव हर एक व्यक्ति की गरिमा पर टिकी है, और इस गरिमा को असलियत में जीने के लिए ये जरूरी है कि सार्वजनिक संवाद यानी पब्लिक स्पीच जिम्मेदार और जानकारी पर आधारित हो। इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना भी है। जब कोई राजनीतिक संगठन अपने मतदाताओं की जरूरतों को, उनकी तकलीफों को सुनना बंद कर देता है, तो वो इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक विफलता नहीं, ये एक नैतिक विफलता है। ये पतन कोई एक रात में नहीं हुआ, ये दरारें सालों से पड़ रही थीं। और अगर हम तेजू के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो ये अस्थिरता, ये चेतावनियां हमें साफ दिखाई देती हैं। तेजू कभी भी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। 1995 और 2009 में कांग्रेस यहां शिखर पर थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने ये सीट जीत ली। और फिर 2024 का ये पतन, ये अभूतपूर्व था।
ये डेटा बताता है कि तेजू के वोटर किसी पार्टी के नहीं बल्कि मुद्दों के प्रति वफादार हैं। वो उसे ही चुनते हैं जो उनसे जुड़ता है और उसे नकार देते हैं जो उनसे संपर्क खो देता है। असल में 2024 की इस सुनामी के संकेत 2019 में ही मिल गए थे। 2019 का नतीजा एक खुली चेतावनी थी। जब एक निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ 155 वोटों के मामूली अंतर से जीत गया तो वो एक प्रोटेस्ट वोट था। मतदाता साफ कह रहे थे कि वे बड़े दलों से निराश हैं और किसी नए विकल्प की तलाश में हैं। लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और नतीजा आज हम सबके सामने है। तेजू में जीत की चाबी किसके हाथ में है? वो इन दो सबसे बड़े समुदायों के पास है, नेपाली गोरखा जो करीब 28% हैं और मिश्मी जनजातियां जो लगभग 24% हैं। इन दोनों को मिला दें तो ये आधे से ज्यादा मतदाता बन जाते हैं। जो भी पार्टी इन दोनों समुदायों का भरोसा और सम्मान जीतने में नाकाम रहती है वो तेजू में कभी भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत नहीं बन सकती। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये यहाँ का सामाजिक समीकरण है। तो 2.1% से वापसी का रास्ता क्या है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक बेहद अनुशासित और समग्र रणनीति चाहिए। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये राजनीतिक नवीनीकरण के लिए एक 4 स्तंभों वाला ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ अगला चुनाव लड़ने की बात नहीं है, ये जमीन पर भरोसे को ईंट दर ईंट फिर से बनाने की बात है। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति और इसकी शुरुआत होती है सही उम्मीदवार के चुनाव से। एक ऐसा चेहरा जो स्थानीय हो, जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में हो, जिसका दामन साफ हो और जिसके दिल में सेवा का भाव हो, पद का लालच नहीं। दूसरा, गठबंधन बनाना। जो भी सत्ता विरोधी वोट है उसे बिखरने से रोकना सबसे जरूरी है। और तीसरा, उन प्रमुख समुदायों यानी नेपाली गोरखा और मिश्मी के साथ एक सच्चा और सम्मानजनक संवाद फिर से स्थापित करना। दूसरा स्तंभ है संगठन का पुनर्निर्माण। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। एक एक पोलिंग बूथ की हालत का ऑडिट करना, हर बूथ के लिए समर्पित प्रबंधकों को तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, युवा और महिला विंग में नई जान फूंकना और एक ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा करना जो ऊपर बैठे नेता को सीधे वोटर के दरवाजे तक जोड़ दे। क्योंकि राजनीति बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, इन्हीं बूथों पर जीती या हारी जाती है। तीसरा स्तंभ है एक असरदार कहानी तैयार करना। एक ऐसा नैरेटिव जो दिल्ली से नहीं बल्कि तेजू की गलियों से निकले। ये कहानी स्थानीय सम्मान और स्थानीय मुद्दों पर टिकी होनी चाहिए। इसे एक नई शुरुआत के तौर पर पेश करना होगा। स्थानीय प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और लोगों को यह बताना होगा कि नौकरियों और सड़कों जैसे अहम मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था कहां-कहां नाकाम रही है। ये कहानी लोगों के दिमाग से नहीं बल्कि उनके दिल से जुड़नी चाहिए। और चौथा स्तंभ है संसाधन जुटाना। यहां संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ा संसाधन होते हैं लोग, वो वॉलंटियर्स जो एक विश्वास के लिए काम करते हैं। सही व्यक्ति तक सही संदेश पहुंचाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फंडरेजिंग के लिए समुदाय पर निर्भर होना ताकि लोगों में अपनेपन का भाव जगे, और इन सबसे ऊपर लगातार संपर्क के जरिए विश्वास बनाना जो सभी संसाधनों में सबसे कीमती है। और जब हम तकनीक के इस्तेमाल की बात करते हैं तो एक बुनियादी उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। वोटर के साथ किसी भी तरह का संवाद उनकी निजता का सम्मान करते हुए और उनकी सहमति से ही होना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी शर्त नहीं है, ये एक नैतिक जरूरत है। भारत के डेटा सुरक्षा कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। विश्वास अर्जित किया जाता है, उसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ये जो चतुर्मुख सिद्धांत है, ये कोई हवा में बनाई गई योजना नहीं है। ये सीधा सीधा लोगों की जरूरतों और शिकायतों का जवाब है। इस वोटर शिकायत हीट मैप को देखिए। सीमा सुरक्षा और बेरोजगारी ये हाई इंटेंसिटी वाली यानी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य ये भी उतने ही जरूरी हैं। हमारी पूरी रणनीति इन्हीं शिकायतों को संबोधित करने के लिए बनी है। ये लोगों की आवाज पर आधारित है, किसी बंद कमरे के विचार पर नहीं। आखिर में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। एक सच्चे जनसेवक की परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतना है या ये लोगों की सेवा करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और हर हाल में उनकी गरिमा को सबसे ऊपर रखना है? तो वो आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जो इस बदलाव का चेहरा बन सके? वो जो अपने समुदाय की जड़ों से जुड़ा हो, जो अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से रख सके, जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग हो, जिसने पद पर रहे बिना भी समाज की सेवा की हो, और सबसे जरूरी बात, जो युवाओं की उम्मीदों और बुजुर्गों के तजुर्बे दोनों से एक साथ जुड़ सके। ये एक नए किस्म के नेतृत्व की तस्वीर है।
2.1% से वापसी का रास्ता एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये आसान नहीं होगा। इसके लिए सेवा, जवाबदेही और राजनीति से कहीं बड़े एक मकसद की जरूरत है। सच्ची जीत सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने लायक एक राजनीतिक संस्कृति बनाने में है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 41 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।